C1। मैं एक बार एक परी से मिला था। ग्रेट सिया कंट्री एक ग्रेड 9 राज्य था, लेकिन थरी रियल्स माउंटेन पर ग्रीन पाइन कंट्री से उनकी करारी हार ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिया था। उन पर कई अनुचित धाराएं लगाई गई, जिसके परिणामस्वरूप लोगों में व्यापक नाखुशी फैल गई। कुलीनों और अधिकारियों से लेकर नागरिकों तक, एक व्यक्ति था जिसे वे कोसते थे और जिसे गालियां देते थे, जनरल राठौड़ परिवार का युवा स्वामी, देव राठौड़। 5 साल पहले, देव सिर्फ 18 साल की उम्र में ग्रेट सिया का नंबर 1 विशेषज्ञ बन गया था। वह एक शानदार रणनीतिकार था जो आक्रमण में माहिर था, और कमांडर बनने के बाद से उसने कभी हार का स्वाद नहीं चखा था। इस तरह, उसे ग्रेट सिया के युद्ध देवता के रूप में जाना जाता था। फिर भी, ग्रीन पाइन देश पर हमला करने के लिए सेव द्वारा 3 रियल्स पर्वत पर लाए गए 800,000 सैनिकों में से 600,000 की मृत्यु हो गई थी। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी अंधी कर दी गई थी और उसका की सागर नष्ट हो गया था, जिससे वह अपंग हो गया था। राजसी जनरल मैनर में, तीखी भौहों वाला एक युवक चुपचाप आसमान की ओर देख रहा था। उसके चेहरे से अभी भी रहस्य की एक हल्की सी झलक निकल रही थी, जिससे किसी के लिए भी उसे समझ पाना मुश्किल हो रहा था। सच तो ये है कि वह अपनी भूरी सफेद आंखों से मुश्किल से ही कुछ देख पाता था। 5 साल पहले, उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए ग्रीन पाइन कंट्री के फर्स्ट वुल्फ मार्शल को वश में किया था। ये एक आसान जीत होनी चाहिए थी, लेकिन जब ग्रीन पाइन कंट्री ने ग्रेड 8 देश से एक विशेषज्ञ को उस पर घात लगाने के लिए बुलाया तो स्थिति बदल गई। वह पराजित हो गया, उसकी सारी शक्ति नष्ट हो गई, जिससे वह अपंग हो गया। जब वह मौत के कगार पर था, तो उसने एक परी को धधकते सूरज के बीच एक दुनिया को निहारते हुए देखा। परी ने भी उसे देखा, और एक चमकदार रोशनी ने उसे घेर लिया। तब से, वह अंधा है। प्रथम वुल्फ मार्शल ने उसे मारने के बजाय जाने देना पसंद किया, और कहा, एक बार जब तुम ग्रेट सिया में वापस आ जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मौत से भी बदतर जीवन जीने का क्या मतलब है। ये तुम्हारे लिए सबसे बुरी यातना होगी। और पिछले 5 सालों में उसे बहुत से शाप और अपमान सहने पड़े। जो लोग उसके साथ अच्छे संबंध रखते थे, वे भी उससे दूर रहने लगे, मानो वह कोई विषैला प्राणी हो। दूसरी बहन, इस साल तुम्हारी उम्र 18 साल होनी चाहिए, है न? तुम पहले से ही विवाह योग्य उम्र की हो, लेकिन तुम अभी भी अपने बड़े भाई को चिढ़ा रही हो। देव अचानक बोल पड़ा। राधिका, जो चुपके से रेंगते हुए देव से कुछ ही कदम की दूरी पर आ गई थी, असंतुष्ट होकर बोली, बड़े भाई, आप हर बार मुझे कैसे नोटिस कर पाते हैं? मैं पहले ही आत्मा संघनन के दूसरे चरण में पहुंच चुकी हूँ। मानव गहनता के 4 चरण थे, कि संघनन, की विस्फोट, की नियंत्रण, और की अभिव्यक्ति। जो लोग दूसरे चरण की विस्फोट तक पहुंच गए थे, उन्हें पहले से ही महान जिया में विशेषज्ञ माना जा सकता था, और जो लोग एक कदम आगे बढ़े और तीसरे चरण की नियंत्रण तक पहुंच गए, वे अपने स्वयं के संप्रदाय भी शुरू कर सकते थे। देव, अपनी अद्वितीय प्रतिभा के साथ, सिर्फ 18 साल की उम्र में मानव गहन के चौथे चरण तक पहुंच गया था, ग्रेट सिया में एकमात्र की मैनिफेस्टेशन विशेषज्ञ बन गया। तुम मुझे ढूंढ रहे थे? देव ने पूछा। बड़े भाई, महामहिम ने आपको विवाह का वरदान दिया है। राधिका का चेहरा अचानक उदास हो गया। महामहिम ने अचानक मुझ जैसे अपंग को विवाह का वरदान क्यों दिया? कौन सी युवा महिला मुझ में दिलचस्पी लेगी? देव ने हंसते हुए कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है। महामहिम चाहते हैं कि आप शर्मा कबीले में शादी करें ताकि ग्रीन पाइन देश के साथ हमारे महान जिया के रिश्ते को आसान बनाया जा सके। हाल के दिनों में ग्रीन पाइन देश से संदिग्ध गतिविधियां हुई हैं, इसलिए महामहिम चिंतित हैं। राधिका की आंखें लाल हो गई, और उसने अपनी मुठियां कस ली। हमारे पिता पहले ही इसके लिए सहमत हो चुके हैं। आप ग्रीन पाइन देश के नंबर 1 कबीले, शर्मा कबीले के बारे में बात कर रहे हैं, जहां से वुल्फ मार्शल शर्मा है। देव चौंक गया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। क्यों? मैं एक अपंग हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं शर्मा कबीले के लिए किसी भी मूल्य का हूँ। इसके अलावा, मैं वुल्फ मार्शल शर्मा का दुश्मन हुआ करता था। ये शर्मा कबीले की पहली युवा महिला द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उसने कहा कि वह अनगिनत पुरुषों से मिल चुकी है, लेकिन वह ग्रेट सिया के पूर्व युद्ध देवता का स्वाद लेना चाहती है। उसने महामहिम को धमकी दी कि वह आपको उसे सौंप दे, वरना ग्रीन पाइन देश हम पर आक्रमण करेगा, और इस बार, वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वे हमारी राजधानी तक नहीं पहुंच जाते। फैंग झिझू ने शांति से उत्तर दिया। मेरे दुश्मन की बेटी चाहती है कि मैं उसके कबीले में शादी करूं। हा हा हा, देव धीरे से हंसा।
राधिका ने उत्सुकता से आग्रह किया। बड़े भाई, चलो भागते हैं। मैं तुम्हें दूरदराज के पहाड़ों पर ले जाऊंगा। वे हमें वहां नहीं ढूंढ पाएंगे। दूसरी बहन, अगर मैं भाग गई तो हमारे रतोड़ कबीले का क्या होगा? क्या आपको लगता है कि महामहिम हमारे कबीले को छोड़ देंगे? देव ने अपना सिर हिलाया। मैं एक अपंग हूँ। अगर मेरा बेकार शरीर ग्रेट जिया के लिए कुछ साल खरीद सकता है तो यह इसके लायक होगा। हमारे लिए स्थिति को बदलने या कम से कम ग्रीन पाइन देश से खुद को बचाने का एक अवसर हो सकता है। बड़े भाई, क्या तुम जानते हो कि पिछले 5 सालों में अधिकारियों और लोगों ने तुम्हारा कितना अपमान किया है? तुम अब भी उनका साथ कैसे दे सकते हो? यहाँ तक कि दुकान के सहायक और नौकर भी तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा अपमान करते रहे हैं। क्या उनके लिए ऐसा करना उचित है? ये सोचकर ही राधिका को गुस्सा आ गई। तुम्हारे साथ पिताजी, माँ और उनके जैसे लोग हैं। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही ऐसा करता। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि ऐसे मासूम बच्चे भी हैं जो कुछ नहीं जानते और उन्होंने मेरा अपमान भी नहीं किया। देव ने हाथ हिलाया। मुझे अपने लिए कुछ समय दो। राधिका ने जाने से पहले एक आह भरी। वह अपने बड़े भाई के गुस्से को जानती थी। एक बार फैसला लेने के बाद वह अपना मन नहीं बदलेगा। देव अपनी धूसर सफेद आंखों से आसमान की ओर देखता रहा। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि उस क्षणिक नजर के बाद वह उस परी से फिर कभी नहीं मिला। वह इस बात की तह तक जाना चाहता था, खास तौर पर क्यों उसने उस दिन के बाद अपने शरीर से अपनी आत्मा को बाहर निकालने की क्षमता हासिल कर ली थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल चुकी थी और आसमान से राजधानी को देख रही थी। वह शाही महल में हंसी मजाक, सड़कों पर चिल्लाते हुए विक्रेताओं और अपने आसपास की हर चीज को सुन सकता था। उन्होंने ग्रीन पाइन कंट्री के मार्शल कलाकारों को ग्रेट जिया की सड़कों पर मनमाने ढंग से काम करते देखा, जहां वे नागरिकों को उचित समझते थे। यहाँ तक कि अधिकारियों को भी उनके साथ बुरा व्यवहार करने के लिए बुरी तरह पीटा जाता था। वह नागरिकों में उबलता गुस्सा, सैनिकों की आंखों में झलकता दुख और अधिकारियों के आक्रोशित चेहरे देख सकता था। हाँ, तुम्हारा महान जिया बेकार है। ग्रीन पाइन देश के लोगों को महामहिम कहकर संबोधित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा हमारा पहला वुल्फ मार्शल अपनी सेना के साथ आपकी राजधानी को रौंद देगा और आपके सम्राट को उसके शाही सिंहासन से नीचे खींच लेगा। ग्रीन पाइन कंट्री के मार्शल कलाकारों की हंसी ने नागरिकों के आक्रोश, क्रोध और लाचारी को उजागर किया। ओह, इतने छोटे देश में यात्रा कर रहे एक साथी ताओवादी से टकराना कितना संयोग है। अचानक देव के पीछे एक हैरान करने वाली आवाज गूंजी। घबराकर देव ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो एक अर्ध पारदर्शी दाओवादी हवा में तैर रहा था। दूसरा पक्ष उत्सुकता भरी निगाहों से उसे देख रहा था। देव का दिल धड़क उठा। 5 साल तक उसकी आत्मा आकाश में भटकती रही, लेकिन कभी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया या उससे बात नहीं की। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और दूसरे पक्ष का अभिवादन किया। आपका दिन शुभ हो, दाओवादी। मैं आपको कैसे संबोधित करूं? दूसरे पक्ष को दाओवादी कहना उचित होगा क्योंकि उसने मुझे इसी नाम से संबोधित किया था।